लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अज़ादुद्दीन अपने टीम के साथ मर्चेंट के एक होटल के पास पहुंचते हैं, जहां वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं और उन्हें वहां उनकी बची हुई टीम मिलती है जो तारकिब के कजन्स होते हैं। वो सभी वहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं और रात का खाना एंजॉय करते हैं। और यही हमारा एपिसोड 22 पूरा हो गया था। एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हमें उसी होटल को दिखाया जाता है जहां हर तरफ अंधेरा होता है और चांद आसमान में चमक रहा होता है। उसी होटल के अंदर कुछ और लोग भी होते हैं जो वहां पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स अज़ादुद्दीन के पास आकर उससे कहता है, अच्छा तो वो तुम ही लोग थे जिसके साथ हम जाने वाले हैं। ये सुनकर चीको कहता है, ये लोग भी हमारे साथ हैं और ये भी जंगलों से होते हुए और रेस्क्यू टीम से बचकर आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है, डरो मत, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भले ही इस काम में हमें कितना भी खर्चा करना पड़े। ये सुनकर उसका एक साथी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ही तो हम जिंदा हैं। वो शख्स अज़ादुद्दीन के कंधे पर हाथ रखता है, इसीलिए वो अपना सिर दूसरी तरफ करने की कोशिश करता है और सोचने लगता है, हमें खुद को मॉन्स्टर्स के अटैक से बचाने के लिए बेहतर होगा कि हम सब एक साथ मिलकर सफर पर निकलें, क्योंकि मॉन्स्टर्स अकेले इंसान को देखकर उन्हें मार कर खा जाते हैं। इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना होगा। पर इनकी हरकतें मुझे जम नहीं रही है। शुक्र है कि मैंने उन बच्चों को ऊपर भेज दिया है, वरना ये लोग उन्हें भी परेशान करते। दूसरी तरफ एक शख्स अज़ादुद्दीन के लिए वाइन को ग्लास में डाल रहा होता है और कहता है, ठीक है, हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि अब हम साथ साथ मिलकर आगे की सफर पर निकलने वाले हैं। इतना कहते ही वो शख्स अज़ादुद्दीन को वो गिलास दे रहा होता है, पर अज़ादुद्दीन उसे पीने से मना कर देता है, जिसे सुनकर वो शख्स काफी उदास होता है। ये देखकर पास बैठा एक बंदा कहता है, अरे अब पी भी लो यार, वैसे भी जवानी में ऐसे नखरे नहीं करने चाहिए, अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे। तभी एक शख्स अज़ादुद्दीन से कहता है, क्या तुम सच में देख सकते हो? इसके जवाब में अज़ादुद्दीन उसे कहता है, हाँ मैं ये गैप्स के थ्रू देख सकता हूँ। तभी वो मन ही मन सोचने लगता है कि उसने बैंडेज अपने जख्मों को छुपाने के लिए लगाया था, पर अब ये लोग उसमें भी कमी निकालने लग गए हैं। ये सुनकर वो शख्स अज़ादुद्दीन से मजे ले रहा होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। ये होता देखकर तारकिब को गुस्सा आता है और वो कहता है, ओए ये बंदा वैसे भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसीलिए इसे छोड़कर अपने ड्रिंक पर ध्यान दो और इस पार्टी को एंजॉय करो। ये सुनकर वो शख्स कहता है, पर मैंने सोचा क्यों ना पीते वक्त थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। तभी उसकी नज़र इस्माइल और मीडियम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अज़ादुद्दीन से पूछने लगता है कि वो दोनों क्या उसके बच्चे हैं। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन उससे कहता है, नहीं वो दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरे कजन्स हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम हमें इस लड़की को सौंप दो, हम बड़ा ही उसका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर बाकी के बंदे कहने लगते हैं, ये बढ़िया आइडिया था, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, वो लड़की हमें सौंप दो, हम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उनकी फैमिली अगले शहर में उन दोनों का वेट कर रही है। ये सुनकर वो बंदा उदास हो जाता है और अज़ादुद्दीन से कहता है, क्या यार तुमने तो हमारा मूड ही ख़राब कर दिया, अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तभी वो अज़ादुद्दीन को एक गिलास वाइन ऑफर करता है, पर अज़ादुद्दीन उन्हें बार बार मना कर करके थक जाता है, इसीलिए उन्हें बुरा न लगे वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ बैठकर सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स कहता है, क्या आप लोगों को पता भी है, हेरल क्लैन की एक वुमेन लकड़ी के फैक्ट्री के पास हमसे मिलने वाली है। ये सुनकर दूसरा शख्स बताता है कि उसे लगा था कि वो लोग मॉन्स्टर हैं। इतने में वो शख्स कहता है, ध्यान से सुनो, जहाँ तक मुझे पता है उस लड़की का बाप हेरल क्लैन से है, उसकी एक लड़की है जिसे उसने पक्का अपने मिशन पूरा करने के लिए पैदा किया होगा, क्योंकि वो उसको अकेले छोड़कर यहाँ से वापस हेरल क्लैन चला गया। 100 मील के मालिक ने उसको एक गुलाम समझकर खरीदा था, लेकिन बाद में उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसका ख्याल रखा। माँ कसम वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनकर उस ठरकी इंसान के मुंह में पानी आ जाता है। इतने में दूसरा शख्स कहता है, लेकिन खुद के लिए गुलाम रखना वैसे भी गैर कानूनी है, अगर ये बात राजा को पता चली तो हम सब मौत के घाट उतर जाएंगे, तो क्यों ना हम उनके बच्चों को ही रख लें, क्योंकि मैंने सुना है उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया है।
मैंने सुना है वो पैसों के लिए तुम्हारे साथ सो भी सकती है, तो बताओ सबसे पहले उसके साथ कौन जाना चाहेगा। ये सुनकर अज़ादुद्दीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकता है, जिसे देखकर बाकी के बंदों की तशरीफ लाल हो जाती है। तभी वो अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को मसलता है ताकि उसका गुस्सा ठीक हो जाए। ये देखकर एक बंदे को लगता है कि अज़ादुद्दीन कहीं रोने तो नहीं लग गया। इतने में वो गुस्से से उस बंदे पर चिल्लाने लगता है और सभी से कहता है, आखिर इस साम्राज्य के लोग इतनी गिरी हुई और इतनी नीच बातें कब से करने लग गए। उसे गुस्सा होता देखकर बाकी के बंदे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और अज़ादुद्दीन से कहते हैं, अबे तुझे क्या हो गया, मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे भी एक गुलाम चाहिए। ये सुनकर अज़ादुद्दीन को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाकर गिरता है। इतने में वो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए गॉड से प्रार्थना करने लगता है और खड़े खड़े नाटक करता है ताकि सभी को लगे कि इसने सच में नशा किया है। सभी को लगता है कि शायद इसको अब नशा चढ़ चुका है, इसीलिए ऐसी वैसी हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ एक बंदा डर के मारे चीको के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ठीक है, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब बेहतर होगा कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। ये सुनकर अज़ादुद्दीन कहता है, ठीक है, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है और दूसरी तरफ वो लोग उसकी पिटाई से बाल बाल बचते हैं। इतने में अज़ादुद्दीन वहाँ से निकलकर अपने रूम में आता है और एक गहरी सांस लेता है। ये देखकर तारकीब उससे पूछता है कि क्या वो उसने पीने की नाटक किया था, जिसके जवाब में अज़ादुद्दीन कहता है, बिल्कुल, मैं भला क्यों नशा करूंगा। इतने में उसकी नज़र मीडियम और इस्माइल पर पड़ती है और वो देखता है कि दोनों अपने चादर ओढ़कर सो रहे हैं। इतने में मीडियम उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाती है, जिसे देखकर अज़ादुद्दीन काफ़ी हैरान होता है और कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं, इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। इतने में इस्माइल उससे हेराल्ड वुमेन के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में अज़ादुद्दीन कहता है, देखो सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि वो सच में कोई हेराल्ड क्लैन की मेंबर है या नहीं। इसके लिए मुझे उसे अच्छे से चेक करना पड़ेगा और उसे चेक करने के लिए मुझे उस गांव में जाना होगा जहां पर उसे गुलाम बनाकर रखा गया है। ये सुनकर मीडियम उससे पूछने लगती है कि अगर वो वुमन सच में हेराल्ड क्लैन की मेंबर हुई तो वो क्या करेगा, क्या वो उसे जान से मार देगा। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन खांसते हुए कहता है, डिपेंड करता है। यही हमारा एपिसोड 23 भी पूरा होता है। एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और आज का मौसम काफी सुहावना है, इसीलिए हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही होती है। वहीं एक सोल्जर खड़े होकर सभी को बता रहा होता है कि अगर रास्ते में उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखे तो उसे ये बात चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताना होगा। तभी अज़ादुद्दीन वहां पर आता है और इतने सारे सोल्जर्स को देखकर वो सोचने लगता है कि उसे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग उसके साथ सफर पर जाने वाले होंगे। तभी अचानक से मीडियम को किसी के आने की आहट महसूस होती है, लेकिन अज़ादुद्दीन वो आवाज काफी पहले से सुन रहा होता है, इसीलिए वो मीडियम की सेंस ऑफ हियरिंग देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो दोनों जंगल के अंदर देखते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही होती है, पर वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। अज़ादुद्दीन वो आवाज सुनकर समझ जाता है कि कोई बुरी शक्ति उनका पीछा कर रही थी। तभी उसकी नज़र बाकी के सोल्जर्स पर पड़ती है जो अपने मजे में होते हैं और इस बात से बिल्कुल ही अनजान होते हैं कि कोई बुरी शक्ति उनका पीछा कर रही है। इतने में मीडियम को कुछ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है, इसीलिए अज़ादुद्दीन उसे गोट के पास रहने को कहता है। वो जंगल की तरफ देखता हुआ अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स जंगल के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं, जिनके आंख जादू से पूरी तरह लाल होते हैं। उन सभी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आता देखकर मीडियम काफी घबरा जाती है, लेकिन अज़ादुद्दीन उनसे फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तभी अचानक से सभी मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर उन सभी पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स के लीडर उन सभी को अपनी अपनी पोजीशन लेने का आदेश देते हैं। इतने में वहां खड़े सभी सोल्जर्स पोजीशन बनाकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ अज़ादुद्दीन की छोटी सी टीम होती है जो खुद की जान बचाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ खूंखार भेड़िए जो उन्हें मारने के लिए बेताब होते हैं। वो सभी भेड़िए एक जगह खड़े होते हैं और हमला करने के लिए रेडी रहते हैं और दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स अपने पोजीशन लिए खड़े होते हैं। तभी एक सोल्जर देखता है कि वो भेड़िए अटैक करने की जगह चुपचाप खड़े हैं। दूसरी तरफ तारकीब अपने एक सोल्जर के साथ वहीं पर खड़ा होता है। तभी अचानक से वहाँ एक भेड़िया आता है जो उनके खून का प्यासा होता है। इतने में वो भेड़िया तारकीब के एक सोल्जर पर हमला कर देता है
और उसके हाथ काट कर खाने की कोशिश करता है। उसे बचाने के लिए तारकीब तुरंत ही अपना स्वॉर्ड बाहर निकालकर उस पर हमला कर देता है और वो वहीं उस भेड़िए को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर अज़ादुद्दीन और उसकी टीम काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उन सभी को लगता था कि वो बस एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ औलाद है। इतने में चीको वहाँ पर आता है और तारकीब से उसका हाल पूछता है, जिसके जवाब में तारकीब बताता है कि वो ठीक है और ये तो बस शुरुआत है। तभी उनकी नज़र बाकी के भेड़िए पर पड़ती है। वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स पोजीशन लिए खड़े होते हैं और भेड़िए अटैक करने की जगह दूर बैठकर सिर्फ और सिर्फ भौंक रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर की नज़र जंगल की तरफ पड़ती है, जिसके अंदर से एक शख्स अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे साफ साफ नहीं देख पाता और उसको लगता है कि वो उसका दोस्त करीम है। उसे देखकर वो शख्स कहता है, करीम क्या तुम ठीक हो? बाकी के लोग कहाँ गए? इतने में उनका लीडर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनकी नज़र करीम के हाथ पर पड़ती है, जो बहुत ही बुरी तरह कटा हुआ होता है और उसके पूरे हाथों से ब्लड निकल रहे होते हैं। ये देखकर उन दोनों की तशरीफ फट जाती है और वो काफ़ी हैरान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कब हुआ और ये क्या चल रहा है। तभी वो देखता है कि वो कोई करीम नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है, जो बहुत ही बुरी तरह इन्फेक्टेड होते हैं, जिनके पूरे शरीर पर किसी के काटने के निशान होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कब्र में से कोई मुर्दा इंसान 3 महीने बाद निकलकर ठीक उनके सामने चलकर आ रहा हो। उन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आता देखकर कुछ सोल्जर्स काफी घबरा जाते हैं और डर के मारे पैनिक करने लगते हैं। तभी एक सोल्जर सभी से अपने अपने एरोज का यूज करके ज़ॉम्बीज से फाइट करने को कहता है। इतना सुनते ही सभी सोल्जर्स अपने अपने एरोज निकालकर एक साथ मिलकर सामने से आ रहे भेड़िए पर हमला कर देते हैं, पर उनका एक भी निशाना अच्छे से नहीं लगता। उनकी चलाई हुई एक भी तीर भेड़िए को नहीं लगती और सभी बर्बाद हो जाती है, जिसे देखकर मीडियम और इस्माइल के होश उड़ जाते हैं। इतने में अज़ादुद्दीन नीचे पड़े पत्थर के कुछ टुकड़े को उठाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे भेड़िए की तरफ फेंकता है। वो पत्थर सीधा जाकर भेड़िए को लगती है, जिसकी वजह से वो भेड़िए बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। ये सब होता देखकर वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है, क्योंकि उन्हें अपने आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इतने में अज़ादुद्दीन उनके लीडर को बताता है कि वो उन ज़ॉम्बीज़ के मेल लीडर को मारने जा रहा है और उन्हें बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को मारने को कहता है। ये सुनकर उनका लीडर अज़ादुद्दीन का कहा मान लेता है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स मिलकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती ही जाती है और वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। इतने में अचानक से एक स्पीयर उड़ता हुआ आता है और सीधा जाकर उस ज़ॉम्बी को लगता है। तभी हम देखते हैं कि तारकीब की कज़न भी वहाँ पर उनकी मदद करने आ जाती है, जो अपने स्पीयर से उस ज़ॉम्बीज़ को मार गिराती है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को चुन चुन कर मारते हैं। ये देखकर अज़ादुद्दीन सुकून की सांस लेता है, पर मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर कोई तो है जो इन सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि ये सभी नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इनका मेन लीडर आखिर कहाँ छुपा बैठा है। वहीं पर एक पेड़ की डाल पे द एम्परर वॉइस चुपचाप बैठा हुआ होता है और ये नज़ारा एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स के मेन लीडर इस बात से काफ़ी भड़के हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन्स को मारने के लिए हायर किया गया था, ना कि ज़ॉम्बीज़ को। तभी एक सोल्जर उनसे कहता है, देखो जो होना था वो हो चुका है, हमने वैसे भी उन सभी को ख़त्म कर दिया है, तो क्यों ना हम अब एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। लेकिन उनका लीडर उनको लगता है कि कहीं रास्ते में और ज़ॉम्बीज़ ना आ जाए, इसीलिए वो उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। वो उन सभी को मना करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अज़ादुद्दीन आता है और उनके मेन लीडर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से वापस जा सकते हो? अज़ादुद्दीन की ये बात सुनकर उनका लीडर काफ़ी भड़क जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी उन सब की नज़र जंगल की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर उन सब की तशरीफ लाल हो जाती है। वो देखते हैं कि आगे जाने का रास्ता ही गायब हो चुका है और रास्ते की जगह अब सिर्फ और सिर्फ घना सा जंगल है, जहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। यही हमारा एपिसोड 24 भी पूरा होता है। एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स जंगल की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता अब जादू से गायब हो चुका है और उसकी जगह जंगल पैदा हो गए हैं। तभी अज़ादुद्दीन भी उसी जंगल की तरफ देखता हुआ सोचने लगता है, सॉर्सरर ने हम सबके रास्ते को बंद कर दिया है और हम सबको जान से मारना चाहता है।
वहाँ खड़े कुछ सोल्जर्स काफ़ी घबराए हुए होते हैं, जिन्हें देखकर अज़ादुद्दीन मन ही मन सोचने लगता है, कल रात इन लोगों ने जो भी कहा था अगर वो सच हुआ तो मैं इन्हें मरने से नहीं बचाऊंगा। लेकिन इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि इन्होंने सच ही कहा होगा, इसीलिए जब तक मैं पता नहीं कर लेता तब तक इन्हें बचा कर रखना होगा। इतने में वो तारकीब को आवाज़ मारता है, जिसे सुनकर उसे बड़ी हैरानी होती है। अज़ादुद्दीन उससे कहता है कि सभी सोल्जर्स को शांत करो और हमारे साथ चलने के लिए ऑर्डर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता आखिरकार वो लोग मेरी बात क्यों ही मानेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नोबल बंदा कहेगा तो इससे बात बन सकती है। इसके बाद तारकीब सभी सोल्जर्स की तरफ उन्हें ऑर्डर देने के लिए बढ़ता है और सभी सोल्जर्स पर चिल्लाकर कहता है, तुम सभी के सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ का राजा मार्गरेव काजेल का इकलौता बेटा हूँ और इसी के साथ इस ब्लड लाइन का सबसे नोबल बंदा हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम सबसे कीमती है। मैं यहाँ खोजबीन करना चाहता हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आदेशों को ठुकरा रहे हो। पर असल में तारकीब ये लाइन कहने की जगह कुछ और कहने लगता है और कहता है, हे तुम सब मेरे लिए लड़ो और मुझे आज़ादी दिलाओ, क्योंकि अगर हम जीतेंगे तो तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों को सुनाने के लिए ढेर सारी कहानियाँ होंगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या बकवास कर गया। तभी सोल्जर्स इसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और वापस उसी जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें वापस जाता हुआ देखकर तारकीब कहता है, आखिर ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन उससे पूछने लगता है कि आखिर वो थोड़ी देर पहले क्या बकवास कर रहा था। तभी चीको तारकीब के पास आता है और शर्म से कहता है, भाई ये तुमने क्यों कहा, तुम तो जानते ही हो अगर सभी लोग अलग अलग चलेंगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तभी पीछे से उनकी एक कज़न आती है और कहती है, अगर कोई जादूगरनी हमारा पीछा कर रही थी और ये जानते हुए हम दोबारा से उसी वापस रास्ते पर जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये कहते हुए वो अपने पोटली से कुछ पाउडर से निकालती है और उसे ज़मीन पर फेंक देती है। इस पाउडर के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर निकलनी शुरू होती है, जिसकी मदद से वो लोग मिलकर सॉर्सरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डार्क एनर्जी को देखकर उन्हें यह पता लग जाता है कि जो भी सॉर्सरर है वो पहले ही शायद मर चुकी है, जिसकी आत्मा एक बुरी शक्ति में बदल चुकी है और सबको परेशान कर रही है। ये देखकर मीडियम उनसे पूछने लगती है कि ये सब कहीं उस हेराल्ड क्लैन की लेडी के मरने की वजह से तो नहीं हो रहा। इसके जवाब में अज़ादुद्दीन कहता है, हम अभी ये नहीं बता सकते क्योंकि हमने अभी तक उसका कोई पता नहीं लगाया है कि वो असल में ज़िंदा भी है या नहीं। वैसे भी अगर वो हेराल्ड क्लैन से होती तो उसे पहले से ही जादू आता होगा, इसके लिए उसे अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो अभी भी ज़िंदा है तो उस गांव में उसके होने का सबूत ज़रूर होना चाहिए, तभी हम उससे बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक छोटे से गांव के अंदर लकड़ी का एक फैक्ट्री दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ कोई नहीं होता और सिर्फ सन्नाटा होता है। तब ये घर के दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, जो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को घर के अंदर से पीट रहा होता है। तभी अचानक से अज़ादुद्दीन और उनकी टीम उस गांव के अंदर आती है, जहां उन्हें ठीक सामने वही वाला घर दिखता है। सभी को लगता है कि पूरे गांव वाले ज़ॉम्बीज़ बनकर यहां से चले गए थे, जिन्हें सभी सोल्जर्स ने मिलकर मार दिए होंगे। ये देखकर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक घर के अंदर से किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनाई देती है, जो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रहा होता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पक्का इस घर के अंदर कोई ना कोई ज़ॉम्बी ही होगा। तभी तारकीब की कज़न को अंदर से एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि क्या कोई ज़ॉम्बी भी हमारी तरह बोलने लग गया है। तभी उस दरवाजे से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि एक इंसान है जो किंग्स चर्च की होली नाइट है। यह सुनकर अज़ादुद्दीन उसके कज़न को साइड कर देता है और पास आकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर से एक लेडी भागती हुई निकलती है और धड़ाम से ज़मीन पर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी वो अचानक से उठकर खड़ी हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से भागने लगती है। उसे भागता हुआ देखकर मीडियम कहती है, हे सुनो, अकेले मत जाओ, आगे बहुत ही खतरा है। इसके जवाब में वो लेडी कहती है कि उसे ये काम अकेले ही करना होगा और सभी को उसे फॉलो करने से मना करती है। इतने में वो भागती हुई वहाँ से चली जाती है और सभी चुपचाप हैरान होकर वहाँ खड़े होते हैं और उसे देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लेडी वापस उनसे मिलने आती है और घर से बाहर निकालने के लिए उन सभी का शुक्रिया अदा करती है। तभी वो अपना नाम मिया बताती है और कहती है कि वो सलाज़मा पैरिश के लिए काम करती है। ये सुनकर अज़ादुद्दीन काफ़ी हैरान होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ये लड़की सलाज़मा के लिए काम करती है तो ये पक्का कोई मामूली लड़की नहीं होगी। तभी वो मियाँ से कहता है, वैसे क्या हम जान सकते हैं कि एक हाई रैंकिंग होने के बावजूद आप यहाँ पर क्या कर रही हैं।
इसके जवाब में मियाँ बताती है कि वो इस गांव में अपना एक मिशन पूरा करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो स्टोरेज के अंदर जाकर खोजबीन शुरू करती है तभी कुछ मॉन्स्टर्स इस गांव पर हमला कर देते हैं और उन मॉन्स्टर्स के डर से गांव वाले उसे अंदर ही बंद करके भाग जाते हैं। वो बताती है कि उसने दरवाज़ा इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि उसके सभी वेपन्स उसके घोड़े के पास थे। वो चाहती तो वो अपनी जादुई शक्ति से उस दरवाजे को तोड़ सकती थी, पर यह हरकत के लिए उसे बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती। तभी वो अज़ादीन से पूछने लगती है कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही शांति छाई हुई है, आखिर ये सभी ज़ॉम्बीज़ कहाँ चले गए। इसके जवाब में अज़ादीन बताता है कि उनके टीम ने मिलकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है और कुछ मेंबर्स उसके टीम को छोड़कर वापस भी चले गए। तभी मियाँ उससे पूछने लगती है कि क्या उसने यहाँ पर कोई और होली नाइट्स की टीम को देखा है। फिर वो बताती है कि उन्हें ड्रैगन्स को मारने का आदेश दिया गया था और वो यहाँ अपने टीम के साथ आई थी, जिसमें उनके फादर उस टीम के कैप्टन थे। ये सुनकर अज़ादीन की बोलती बंद हो जाती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या उसका फादर भी एक होली नाइट्स है, जिसके जवाब में मियाँ बताती है कि हाँ, उसके पिता एक होली नाइट है। ये सुनकर अज़ादीन काफ़ी हैरान होता है और मन ही मन सोचने लगता है जिस गांव से वो लोग वापस लौट रहे थे, उसे लगता है कि उस गांव में उसने जिस होली नाइट को मारा था वही उसके फादर थे। शायद मियाँ नहीं जानते कि होली नाइट्स बनने के बाद कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है, क्योंकि नियम के मुताबिक होली नाइट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके बाद वो मियाँ से कहता है, मैंने एक घोड़े को देखा था जिसके ऊपर कुछ वेपन्स रखे हुए थे, क्या वो तुम्हारा घोड़ा था? अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम इनके साथ जा सकती हो अपने घोड़े को ढूंढने के लिए, और हो सकता है कि रास्ते में तुम्हें तुम्हारी टीम भी मिल जाए। ये सुनकर मियाँ बहुत ही खुश होती है और थोड़ी देर बाद मियाँ बाकी के टीम के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद अज़ादीन उसी लकड़ी के फैक्ट्री के अंदर आता है। तभी मीडिया मुझसे पूछती है कि आगे वो क्या करने वाला है। इसके जवाब में अज़ादीन उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने लिए एक बेस बनाकर उस सॉर्सरर को ढूंढेगा। ये सुनकर मीडियम कहती है कि अगर वो सॉर्सरर कोई इंसान हुआ तो वो अब तक मर चुका होगा। इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, देखो, क्योंकि काला जादू सिर्फ और सिर्फ बुरी आत्माएं करती है। एक इंसान जिसको बेरहमी से मार दिया जाता है और उनका फ्यूनरल भी अटेंड नहीं किया जाता, तब वो आगे चलकर एक बुरी आत्मा बन जाती है जो चारों तरफ धरती पर भटकने लगती है। और अगर यह हरकत किसी इंसान ने किया होगा तो वो पक्का वही लेडी होगी जो हैरल क्लैन से थी, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी ने उसका मर्डर कर दिया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा बुरी आत्मा बन चुकी है। यही हमारा एपिसोड 25 भी पूरा होता है। एपिसोड 26 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात बहुत हो चुकी है और वो लोग घर के बाहर आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी इस्माइल कहता है, तीर बनाना बहुत ही बेकार काम है, मैं परेशान हो जाता हूँ ये बना बना कर, और हम वैसे भी जादुई तीर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी अज़ादीन उससे कहता है, अगर तुम किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए खुद की सच्चाई छुपाओगे तो तुम उस जादू तीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतने में मीडियम एक तीर बनाकर अज़ादीन से पूछती है कि क्या ये तीर ठीक है। इसके जवाब में अज़ादीन उससे कहता है, बस ध्यान रखना तुम्हारा तीर गोबलिन के तीर से बेहतर होना चाहिए। तभी मीडियम उससे पूछने लगती है कि अगर वो सॉर्सरर जिंदा भी हो तो क्या वो उसको माफ़ कर देगा। इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, आखिर तुम ऐसे क्यों सोच रही हो। इसके जवाब में मीडियम बताती है कि अगर वो अज़ादीन की जगह होती तो उसे पक्का मार देती, लेकिन अज़ादीन काम अपनी तरह से करना पसंद करता है। ये सुनकर अज़ादीन सोचने लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो अब तक मर चुकी होगी, पर यह भी हो सकता है कि उसने मरने से पहले ही काला जादू सीख लिया हो। देखो, दर्दनाक और तकलीफ भरी अतीत को माफ़ कर दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि तुम बेगुनाह लोगों को सजा दोगे। तभी मीडियम अज़ादीन से कहती है, अगर वो अभी भी उसे माफ़ कर देता तो वो उसकी और इज्जत करेगी। ये सुनकर अज़ादीन काफ़ी हैरान होता है कि चलो, कम से कम इसे पता तो चला कि लोगों की जान बचाना कितना प्यारा काम होता है। ये सुनकर इस्माइल कहता है, अब बस भी करो मीडियम, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होने के बावजूद हम उसे माफ़ कर देंगे जिसने अपने काले जादू से हमारी पूरी धरती तबाह कर दी। मीडियम की हरकतें सोच सोच कर इस्माइल जेलसी फील करता है। इतने में अज़ादीन वहाँ से उठकर अंदर जा रहा होता है और कहता है, भले ही तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद होता है। दूसरी तरफ हमें बाकी के टीम को दिखाया जाता है जो उसी गांव के अंदर रहने के लिए गांव को साफ कर रहे होते हैं। तभी मियाँ की नज़र जंगल की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो बताती है कि आज चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही कोहरा है।
तभी मिया अज़ादीन की तरफ देख रही होती है, जो वहाँ खड़े होकर उनसे बात कर रहा होता है। वो देखकर ये समझ जाती है कि अज़ादीन कोई पिलग्रिम नहीं है, बल्कि वो भी कोई पावरफुल बंदा है। इतने में उन सबकी नज़र जंगल की तरफ से आ रही आवाज़ की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो अपने स्वॉर्ड निकालने लगते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ उन पर हमला करने आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो टीम उन्हें छोड़कर चली गई थी वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर अज़ादीन सोचने लगता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही है। इतने में एक बड़ा सा ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स की तशरीफ फट जाती है। ये देखकर अज़ादीन उस ड्रैगन से कहता है, क्या वो तुम ही थे जिसने इस गांव के सभी लोगों को मारा है? ये सुनकर वो ड्रैगन उससे पूछने लगती है कि आखिर अज़ादीन उसे कैसे जानता है, जिसके जवाब में वो बताता है कि गांव वालों ने उसे बताया था। ये सुनकर वो गुस्से से लाल हो जाती है और कहने लगती है, इन लोगों ने मुझे एक गुलाम बनाकर रखा और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हेराल्ड क्लैन से हूँ। तभी वो उस ड्रैगन से पूछता है कि क्या वो अभी जिंदा है या नहीं। इसके जवाब में वो बताती है कि वो अभी भी जिंदा है। तभी अज़ादीन उससे पूछता है कि उसे ये पावर्स कहाँ से मिली। इसके जवाब में ड्रैगन कहती है, आखिर मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं, अगर तुम्हें जाननी है तो तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। ये देखकर अज़ादीन उससे कहता है, देखो शांत हो जाओ, जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मीडियम काफी डर जाती है और डर के मारे दरवाजे से छुप कर ये सब होती हुई देख रही होती है। इतने में वो अंदर भागती है और अज़ादीन के पास पहुंचती है और जाकर उससे कहती है, अज़ादीन क्या हमें उसे ये बात बता देनी चाहिए कि हम लोग भी हेराल्ड क्लैन से हैं? इसके जवाब में अज़ादीन कहता है, अगर हम बता देंगे तो तारकीब और इनके टीम को भी ये बात पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे? इसके जवाब में इस्माइल आता है और कहता है, अगर पता चल भी जाए तो हम बाद में उन सभी को जान से मार देंगे। इसके जवाब में अज़ादीन उससे कहता है, तुम्हें किसी की जिंदगी को इतनी आसान नहीं समझनी चाहिए इस्माइल, भले ही वो होली नाइट से क्यों ना हो। ये सुनकर इस्माइल सोचने लगता है, यार ये बंदा अभी भी वैसे ही बातें करता है। और मीडियम उसके आगे का प्लान पूछती है। तभी अज़ादीन अपना तीर बाहर निकालकर उस पर हमला करते हुए कहता है, वैसे भी उसने कहा था कि जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही सब कुछ पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे बताया जाए कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इतना कहते हुए वो अपने तीर से ऊपर हमला कर देता है। वो तीर सीधा उड़ता हुआ ड्रैगन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो हवा में ही मुड़ जाती है, जिसे देखकर सबकी तशरीफ लाल हो जाती है। इतने में तीर वापस सभी ज़ॉम्बीज़ को जाकर लगती है, जो उनके टीम पर पीछे से हमला करने वाले होते हैं। यही हमारा एपिसोड 26 भी पूरा होता है।